तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है और 9th एपिसोड की शुरुआत नाई भैया सगासा के बारे में बताने से होती है। ये नाई भैया बचपन से ही ठरकी नंबर 1 होते हैं। इनका खाना पीना, सोना, जागना, इवन के हर सांस लेना भी औरतों के गिर्द घूमता है और इसको लगता है कि ऊपर वाले ने तो इसको खास तौर पर इस धरती माता पर विमेन में इतना ज्यादा पॉपुलर होने के लिए ही लुढ़काया है। इसके अगल बगल में आजू बाजू में औरतें ही औरतें और जीवन का सारा मजा रहता है। इससे आगे पीछे तो वो सोचता ही नहीं है। पर ऐसे नहीं कि ये बात कोई ढकी छुपी हो। नाई भैया तो बड़े धड़ल्ले से एक ही समय में कई गर्लफ्रेंड के सामने नई नई लड़की को ताड़ते रहते हैं और इसके सैलून में तशरीफ लाने वाली फर्स्ट टाइम लड़की की अगली अपॉइंटमेंट या तो इस गर्ल के घर पर या फिर सगासा की बताई हुई जगह पर बाकी की अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिक्स की जाती है। और फिर आगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और ऐसा नहीं कि गर्ल्स को मालूम नहीं होता, सभी को इसके बारे में अच्छे से मालूम होने के बाद भी सभी गर्ल्स खुद ही इधर बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार रहती हैं। तो फिर सगासा भी इसको मनसलवा समझकर तो स्वीकार करता है। अगर गर्ल इसको बोले कि सिर्फ मेरे साथ ही सिंसियर रहो तो सीधा बोलता है कि डार्लिंग तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तू मेरी सांस है तो वो हार्ट बीट है। और गर्ल्स फिर भी ट्यों ट्यों करते मीन के रोते रोते इसके गले ही लगी रहती हैं। इधर नाई भैया के कुछ इसके जैसे नमूने बडीज भी हैं जो कि अब इसकी टीम का हिस्सा बनने वाले हैं लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन के लिए, जिनमें से पहला होता है बारटेंडर ब्यूशी और इसके स्टाइल विस्टाइल पर भी काफी गर्ल्स लुढ़की रहती हैं। एक तो इसके पीने पिलाने पर और दूसरे इसकी जाले मदाओं पर। और दूसरा नमूना होता है बदमन जो कि बार में सिंगर रहता है और गर्ल्स इसके इर्द गिर्द बटरफ्लाइज के जैसे उड़ती फिरती इसकी लाइफ में भी रंग भरती रहती हैं। और नाई भैया की टीम का नाम होता है 3B, जस्ट लाइक हुंडा भाई लोगों की टीम के जैसे, कनाडी की टीम के जैसे, स्टूडेंट काउंसिल प्रिंस की टीम, योकी की टीम सेंसेई टीम के जैसे, डांस प्रिंसेस की टीम नेक्स्ट के जैसे। इधर जब सगासा अपने बारे में इंट्रो दे रहा होता है तो सगासा के सैलून में काम करने वाले 2 ताजा ताजा अंडों से लुढ़के चूजे इसकी रंगीन मजे वाली लाइफ देखकर तो आहें भर रहे थे कि कैसे कैसों को दिया है, थोड़ा हमको भी पिला दे। इनको लग रहा था कि सगासा दिखता ऊपर से हरामी है पर अंदर से स्वामी है, पर असल रियलिटी वो ही रहती है जो कि सगासा ने बताई। वो तो टिश्यू पेपर भी यूज करने से ज्यादा जल्दी गर्ल को यूज करता है। सगासा कानासन को छोड़कर बाकी सभी गर्ल्स को एक ही लाइन में खड़ा करता है। इसको लेकर इसकी फीलिंग्स और बॉन्ड अलग तरह का है। आज कानासन के काम करके लौटते समय सगासा इसकी रिक्शा करने इस स्ट्रीट में पहुंच चुका था जहां से पिछले एपिसोड में इसको रायो और कुकी ने बचाया था। काना इसको बोलती है कि इस बदमाश को पकड़ लिया गया है और अब तो पुलिस भी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है तो खतरे की बात नहीं, तुम तो डेट पर गए थे ना तो मेरी वजह से क्यों बर्बाद की। तो वो इसको बोलता है कि नहीं फिर भी मैं पहले तेरे को घर पहुँचाने के बाद इनके पास दोबारा लौट जाऊंगा और मैं कल वाले एक्सीडेंट की वजह से परेशान नहीं बल्कि मैं तो इन 2 दूसरे बदमाशों को लेकर वरीड हूँ। इसका इशारा रायो और कुकी की तरफ था और सगासा के माइंड में चलती कल वाली बात को लेकर तो थोड़ा सा आगे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है क्योंकि कल की स्टोरी के आगे उसने इनके साथ एक और सीन किया था जब पहले इनकी बेइज्जती की और फिर कानासन के लास्ट पर इसको बताने पर कि इन दोनों ने इसकी आज किस तरह से बदमाश से जान छुड़ाकर हेल्प की। तो सगासा सुनकर बोलता था कि मेरे को पहले बताती ना, मेरे को लगा कि फ्री में मजे लिए जा रहे हैं। और फिर इन दोनों के पास जाकर तो कानासन को प्रोटेक्ट करने पर गले लगा लिया था और दोनों को थैंक्स भी बोलता है कि भाई लोग मेरे को अपनी पहली वाली चोर चोर की बेइज्जती पर माफ कर दियो, अभी बच्चा हूँ, मन का थोड़ा कच्चा हूँ, जिस बात में इधर उधर लुढ़क गया। वो दोनों बेचारे भी इसको कल्टी खाते देखकर तो मन में हैप्पी हो रहे थे कि चल फिर तू भी क्या याद रखेगा, माफ किया तेरे को। पर सगासा कानों के पास जाकर फिर दोबारा से कल्टी खाकर बोलता है भाई ये बात फिर भी खोपड़ी में अच्छे से बिठा लियो, ये हेल्प करना और थैंक्स बोलना अलग मामला है पर अगर कानासन को दोबारा छूने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और वो दोनों भी इसके
कल्टी मारने को देखकर तो मन में बोलते हैं कि खत दिमाग है साला। और फिर प्रेजेंट में लौट कर तो कानो सन को बोलता है कि अगर मेरे को भी होंडा भाई लोगों के जैसे होने का था ना, तो मैं भी इन दोनों को कल अच्छे से ठोक बजा कर रख देता। कानो बोलती है पर मैंने कल क्लियर किया तो था कि उन्होंने मेरी हेल्प की। तो बोलता है ठीक है, वही तुम एक मर्द के दिल को कभी नहीं समझ सकती हो कि अगर वो किसी गर्ल को अपना ना भी बनाना चाहता हो, पर फिर भी इसके करीब किसी और मर्द को जाते आसानी से नहीं देख सकता है। और फिर इन दोनों की हल्की फुल्की बातें करते जाते हुए बैकग्राउंड वॉइस में बताया जाता है कि आखिर सगासा कानो सन को बाकी गर्ल्स के जैसे फ्री का माल क्यों नहीं समझता और इसे टिश्यू पेपर की तरह यूज क्यों नहीं करता है। तो इसका राज थोड़ा आगे खुलने वाला है। इधर रायो घर वापस आ गए तो अगले दिन तकातो को कानो सन के साथ हुए अटैक का बता रहा होता है। तो जिसे सुनकर होंडा भाई थोड़ा जज्बाती हो जाता है कि किसकी हिम्मत हुई तकातो की लेडी को डराने की, मैं इस साले को छोड़ूंगा नहीं। तो रायो इसको ठंडा करता है कि होंडा भाई धीरे रखो, एक तो कल की बात थी और ऊपर से पुलिस ने आपके इस साले को पकड़ लिया है। फिर होंडा भाई ठंडा होकर बैठते हुए बोलता है फिर ठीक है, मेरे को एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर एक सेकंड मेरे को ये तो बताओ कि तू वहाँ पर क्या करने गया था। जिसे सुनकर रायो को लगता है कि पक्का इसके मन का चोर पकड़ा गया है। वह फौरन से अपने दिमाग की गुगली घुमाने पर इसको बोलता है कौन मैं, मेरे को तो ऐसे न देखो, थोड़ा प्यार से देखो ना, मैं तुम्हारे लिए तो गया था क्योंकि तुम नहीं थे ना, तो मेरे को लगा कि अपने भाई के लिए इतना तो कर सकता हूँ। मुझसे ऑनलाइन न्यूज पढ़कर तो रहा नहीं गया था। तो बड़े होंडा भाई जो कि दिमाग के घोड़े को कम ही दौड़ाया करता है, इसकी घबराए हुए देखकर भी इसकी बात का विश्वास करके इसको शाबाशी देता है। अगर तुमने मेरे लिए किया है तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त है, और मेरे को आज की रिपोर्ट दो कि आज इसके साथ कौन था। तो रायो इसको सगासा के एक बारे में बताता है कि आज उसने कानो को प्रोटेक्ट किया। तो तकातो सुनकर बोलता है कि ये कौन सा नया घास मार्केट में आया है। तो रायो बोलता है कि टेक इट इजी होंडा भाई, फिक्र करने की बात दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि उसने कानो सन को अपनी छोटी बहन बना रखा है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे अरसे से जानते हैं। तो बड़े होंडा भाई सुनकर बिल्कुल ही चिल मारने लगता है कि चिंता की बात नहीं है, चलो फिर मैं पेट पूजा कर लेता हूँ। सगासा कानो सन को गुड नाइट बोलकर इसको अच्छे से अपने डोर लॉक करने का बोलता है कि जब तक वो अंदर नहीं चली जाती वो भी इसको देखता रहता है। फिर इधर हमारे को पता चलता है कि वो कानो सन को अपनी छोटी बहन क्यों समझता है, और फिर इसके दिमाग में स्टोरी की गुगली 4 साल पहले पर घुमाई जाती है। सगासा पास्ट में जाकर तो बताता है जब कानो की मॉम इस दुनिया से गुजर गई और वो यहाँ पर अकेली हो गई थी। इस समय भी सगासा इनके नेबरहुड में रहता था। फिर इसके बाद कानो सन ने लाइफ बिताने के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके फादर के ढेर पहाड़ के जैसे डेट्स को क्लियर करने के लिए इसके फ्रेंड्स भी इसकी हेल्प करने को रेडी नहीं थे। तो फिर इस समय कानो ने डिसाइड किया कि वो ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करके किसी पर भी बोझ बने बिना किसी से भीख के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। फिर एक दिन इसके काम से लौटने पर जब सगासा ने इसको अपनी इकट्ठी की गई पार्ट टाइम जॉब की मनी देने की कोशिश की, तो इसकी हेल्प को कानो सन ने लेने से इनकार कर दिया। ये मेरी मॉम ने मेरे को सिखाया, इस दुनिया में फ्री मिलने वाली चीज से ज्यादा एक्सपेंसिव और कुछ नहीं होता है। अगर आप गरीब भी हो और भूखे भी मर रहे हो ना, तो कभी किसी की चैरिटी को कबूल मत करना। इस दुनिया में दौलत सिर्फ ऐसे कहते हैं जिसे आप अपनी मेहनत से कमाते हो। सगासा को इसकी ये खूबियाँ अभी पता चल रही थी, वो इससे बेहद इम्प्रेस हो गया। इससे पहले इनका जस्ट लाइक नॉर्मल नेबर्स के जैसे आमना सामना होता था और बातचीत हो जाती थी। इसके बाद से सगासा ने इसको चुपके से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि नारो से कानो को शॉर्ट हेयर बहुत अच्छे लगते थे, पर वो हेयर कट पार्लर से अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो सगासा ने इसको फर्स्ट टाइम इसका फेवरेट हेयर कट देने के लिए नाई भैया की कुर्सी संभाल लेता है, और बाद में ये इसका पैशन बन जाता है। और फिर कानो सन के साथ रहना इसके मन में छुपे खौफ को निकालने, कॉन्फिडेंस देने और रिलैक्स करने के लिए इसको अकेले स्क्रीमिंग करने के लिए ले जाया करता था। और जब तक वो अच्छे से फील नहीं करने लगती है तब तक वो इसको जोर जोर से बोलने का कहता रहता है, क्योंकि सगासा को जैसे बाकी वीमेन को देखकर तो फीलिंग्स आती हैं, इसको कानो सन को देखकर ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था, बल्कि कानो सन की खुशी के लिए और इसको प्रोटेक्ट करने की फीलिंग्स इसके मन में जागती थी। और फिर कानो सन की इनोसेंस को देखकर और ये भी कि वो इस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करती थी, तो सगासा ने डिसाइड किया कि वो इसको इसके बड़े भाई बनकर तो इसको प्रोटेक्ट करेगा। और फिर प्रेजेंट में लौटते इसके अंदर चले जाने के बाद वहीं खड़े फिर बोलता है, यही वजह है कि मैंने कभी भी भूल कर भी कानो सन के बारे में
दूसरी गर्ल्स को यूज करने के जैसे थॉट्स अपने गंदे दिमाग के आसपास बढ़लाना तो छोड़ो, दूर दूर तक भी इन पर बैन लगा रखा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैंने इन थॉट्स को पैदा ही नहीं होने दिया। मीन कि वो इसका ब्लड ब्रदर नहीं, पर इसकी फीलिंग्स सगे भाई की जैसे सच्ची होती हैं काना-सन को लेकर। पर बोलता है कि आजकल मेरे को फिक्र लगी रहती है काना-सन को लेकर, इसके साथ कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि कुछ अरसे से उसने इन सभी बाकी प्रिंसेस को जो इसके पीछे हाथ धोकर पट्टे देख लिया था, जो कि काना-सन के घर के गिर्द चक्कर लगाने लगे थे। और फिर अब वो काना-सन को प्रोटेक्ट करने और ये जानने के लिए कि आखिर साइलेंसर के स्कूल में क्या खिचड़ी पक रही है इसको लेकर, वो इसके बारे में जानने के लिए लेजेंडरी प्रिंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाला था। और अपने मन में बोलता है कि अगर सच पूछो तो इन सभी बाकी प्रिंसेस से ज्यादा फेमस तो मैं हूँ, तो लेजेंडरी प्रिंस तो मेरे को ही बनना चाहिए। इधर मॉर्निंग में भोलू प्रिंस का स्कूल ट्रांसफर के बाद फर्स्ट डे होता है। पर सीधा स्कूल जाते जाते भोलू प्रिंस गलती मारकर गाड़ी को काना-सन के डोर पर ले जाता है और इसको भी साथ चलने को बोलता है कि तुम्हारा घर हमारे स्कूल जाने के रास्ते में ही आता है, तो चलो साथ चलते हैं। पर इसके पीछे खड़े दोनों ग्लासेस प्रिंस और रेवोल्यूशनरी प्रिंस सुनकर कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा बोलते हैं कि वाह भोलू प्रिंस, आज तो बहुत लंबी लंबी छोड़े जा रहा है। असल में तो उसने स्कूल जाने के लिए इसके घर तक पहुंचने का रास्ता खुद ही बनाया है। और काना-सन इसकी बात सुनकर तो इनकार कर देती है कि रोज रोज जैसे मैं बस से जाती हूँ ना, तो आज भी चली जाऊंगी। कनाडे सुनकर इसको गुस्सा करने लगता है कि नहीं, तुम बस से बिल्कुल भी नहीं जाओगी। पर फिर खुद को गुस्सा करने से रोकता है कि कंट्रोल कनाडे कंट्रोल, और दोबारा प्यार से बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे को लेने आया हूँ, प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ चलने में। और कानों के इनकार करके जाते हुए इसका हाथ पकड़ने पर बैंडेज लगा देखकर तो इससे पूछता है कि ये इस अटैक की वजह से तो नहीं हुआ है। तो काना-सन को थोड़ी देर तक तो बिलीव नहीं होता कि वो उसकी केयर कर रहा है क्या। और फिर होश में आते हुए इसको बताती है कि काम करते समय खुद से लग गया मेरे को। तो कनाडे भी बोलता है कि फिर ठीक है। तो फिर काना-सन इससे पूछती है कि तुम्हें अटैक के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम मेरे लिए वरीड थे। तो इसके फेस को अपने हाथों में लेकर क्लोज होकर बोलता है इस सभी को छोड़ो, चलो हम पहले ही लेट हो चुके हैं। और इसका हाथ पकड़कर तो साथ गाड़ी में बिठा लेता है, क्योंकि कानो अभी थोड़ी इसके छूने से शहर में थी तो दोबारा इनकार नहीं कर सकी। कनाडे इसको गाड़ी में चुप चुप बैठे हुए देख रहा था और काना-सन तो बिल्कुल ही साइलेंट मूड में गाड़ी में चुपके से इसके शहर में खोई बैठी होती है। इसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा था कि सपना तो नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी में, और वो भी कनाडे-सन के साथ। इधर गुंडा भाई लोग जब अपने स्कूल बडीज को लास्ट टाइम गुड बाय बोलकर साइलेंसर के स्कूल में एंट्री मारने के लिए जाने को रेडी थे, पीछे खड़ी इनकी पूरी आवाम इनको जाने से रोक रही थी कि हमको बेआसरा बेसहारा करके जा रहे हो गुंडा भाई। और रायो के बोलते हैं कि यार तू ही रुक जा। पर गुंडा भाई बोलते हैं कि अब हम तुम यहाँ दिल से एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, पर अभी हमारे को जाने का है। और फिर आखिरकार सभी प्रिंसेस एक समय में साइलेंसर की एकेडमी के बाहर अपनी अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं, जिनमें से पहली टीम गुंडा भाई लोगों की होती है एंट्री मारने वाली, और दूसरी तरफ ऑलरेडी स्कूल का पार्ट डांस प्रिंसेस से भी गुंडा भाई लोगों का आमना सामना हो जाता है। और दोनों टीमें एक दूसरे को देख कर तो सलाम ठोकती हैं अपने स्टाइल में। और फिर बड़े गुंडा भैया इनको जानबूझकर तो दोबारा से डराते हुए कहता है चलो सलाम वलाम तो हो गया, पर भूलना मत कि मैं तुम लोगों की चटनी बनाने में देरी नहीं लगाऊंगा। तो कुकी की टीम भी पलटा खाकर बोलती है कि हमारे को लगता है गुंडा भाई तुम लोगों से दूर दूर रहने का है हमको, है ना। तभी इन सभी को सामने भोलू प्रिंस विद रानी के पधारते दिखते हैं और अपनी इस एंट्री से सभी लोगों को सरप्राइज कर देता है भोलू प्रिंस। ये मतलब क्या बिंदास ड्रीमी एंट्री मारी है, जिसे देखकर सबकी वाट लग जाती है और वो भागे भागे इसके गिद्ध जमा हो जाते हैं। गुंडा भाई बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कानों को स्कूल अपने साथ लाने की, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। तो कनाडे बोलता है कि एक्सक्यूज मी, पर इसके लिए तो मुझे अपने बाप को छोड़ो, कानों के बाप से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। तो फिर तुम कौन हो रोकने वाले। गुंडा भाई फौरन से सोच के तो काना-सन को बोलता है कि मैं आइंदा तुम्हें घर से लाया और ले जाया करूंगा, क्योंकि ऐसे में गुंडा भाई को ज्यादा से ज्यादा समय इसके साथ रहने का जो मिल जाएगा। और इधर कुकी भी अपनी एंट्री मारता है कि मेरे को भूल न जाना, और काना-सन को बोलता है कि ये मेरे साथ आया जाया करेगी। और फिर गुंडा भाई और कुकी की लड़ाई होने लगती है। गुंडा भाई बोलता है कहा ना मेरे साथ, तो सिर्फ मेरे साथ आया करेगी। और दोनों को लड़ते देख कर तो भोलू प्रिंस दोबारा पीछे से अपना काम दिखाता है और काना-सन को चुपके से बोलता है कि इनको लड़ने दो, कल भी मैं ही तुम्हें लेने आऊंगा। और गुंडा भाई भी सुनकर तो कनाडे की तरफ पलटा खाता है
है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इसको लाऊंगा। तो कानो इन सभी पागलों की बातें सुनकर बोलती है कि कोई भी नहीं, मेरे को लगता है कि जैसे मैं पहले आती थी ना, खुद ही आ जाऊंगी। और इन सब की फिर मैं स्टार्ट हो जाने पर कानो बोलती है, मेरे को तो लगता है तुम लोग जैसे मेरे गिर्द कोई गेम खेल रहे हो। जिसे सुनकर कनादे और गुंडा भाई को तो झटका लगता है कि इसने तो हमारा सीक्रेट पकड़ लिया है। और फिर वो इनको हैरान होते देखकर तो बोलती है कि तुम दोनों में से जो भी मेरे को जीतेगा तो कोई मिलियन जैन पाने वाला है, ऐसा ही है ना क्या? जिसे सुनकर गुंडा भाई तो फौरन से कल्टी मारकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये खड़ा है ना भोलू प्रिंस, ये सब सिर्फ और सिर्फ सुजाको ग्रुप को पाने के लिए तो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, वरना मैं तो सिर्फ और सिर्फ डांग सामा की पहली लवर की बेटी होने के नाते तुमको हैप्पी रखना चाहता हूँ। मेरा बिलीव करो, मैं तो ये सब कुछ बिल्कुल भी पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। और कनादे भी गुंडा भाई को कल्टी मारते देखकर तो बोलता है कि पक्का ऐसा ही है ना, सोच लो फिर मुकर न जाना बाद में, और फिर ये ना कहना कि मैंने पूछा नहीं था तुमसे। तो गुंडा भाई भी सीना ठोक कर बोलता है कि पक्का हाँ, मैं ये सब प्रॉपर्टी पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कानसन इनकी बकवास सुनकर बोलती है कि मेरे को तो इस सारे लफड़े से दूर रखो, तुम लोगों के लव के बिना ही मैं तो ठीक हूँ। और इसके वहाँ से चले जाने के बाद तो कनादे गुंडे भाई को बोलता है कि ये सारी की सारी तेरी बकवास की वजह से हुआ। और साथ में इसको बोलता है कि जरा दोबारा से बताना जो पहले तूने कानोसन के सामने बोला था। तो गुंडा भाई बोलता है कि सचमुच में मैंने सच कहा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तेरे सुजाको ग्रुप में, मैंने तो सचमुच में ये सब कुछ कानोसन के करीब आने के लिए किया था। इधर साइलेंसर ने हितोरी को भेजकर तुकानो को अपने पास ऑफिस में बुलाया था और फिर योकी भी इसके पीछे पीछे ऑफिस तक जाने के लिए चेज करने लगता है। उसे जानना था कि आखिर साइलेंसर कानोसन से क्या कहने वाला है। और इधर लास्ट पर नाई भैया भी अपनी टीम को लेकर स्कूल पहुंच जाता है। हितोरी के कानो को ऑफिस लाने पर साइलेंसर इसको बोलता है कि हमारा फर्स्ट टाइम फेस टू फेस बात हो रही है ना। और फिर रोबोट के जैसे चलते इसके पास आकर इनके आने पर और अपनी मशीन में एनर्जी के लिए कुछ पेट्रोल डालते हुए इसके आधे लिप्स को छुए स्नैक्स को साफ करते हुए बोलता है कि कानोसन मेरे को तेरे से एक फेवर चाहिए। और फिर यहीं पर 9th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।